नमस्कार साथियों, अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत विरोधी रुख रखने वाले और ट्रम्प के लंगोटिया यार लिंडसे ग्राहम है, उनकी मौत हो गई है। तो अमेरिका के कई पत्रकार है, उन्होंने इस मौत के ऊपर है वो संशय जाहिर किया है कि ये एक साजिश हो सकती है। तो ये साजिश का आरोप है वो किस पे लगा है, क्या कारण रहे हैं, ये भारत विरोधी रुख है वो क्यों रखते थे, ये रसिया और है वो ईरान के प्रति है वो विरोध की भावना है वो क्यों रखते थे। आज की इस क्लास में हम सभी इस बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप प्लीज इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर है वो कीजिएगा। चलो देखते हैं इस मुद्दे को। ये तो ट्रम्प के है वो खास मित्र हैं, ठीक है, और ये सीनेटर है। सीनेटर क्या होता है? जैसे भारत में सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं, वैसे वहां पे सीनेट के अंदर है वो सीनेटर होते हैं, ठीक है, वो मतलब वहां के सांसद होते हैं। और ये ट्रम्प के बहुत ज्यादा करीबी है, और ट्रम्प की और इनकी जो विचारधारा है वो काफी मैच करती है। ट्रम्प भी अपना है वो एग्रेसिव रुख रखते हैं, और ये जो लिंडसे ग्राहम है इनका भी एग्रेसिव रुख था। और ज्यादातर जो ट्रम्प के जो डिसीजंस है, उन डिसीजंस के अंदर है वो इस व्यक्ति की है वो बहुत ज्यादा परछाई है वो उसमें दिखती है, ठीक है। तो इस मुद्दे को अपन है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये 71 ईयर के थे और इनके हार्ट एलिमेंट से है वो मौत हुई है। ये अमेरिका के तरफ से ये कहा गया है कि भाई हार्ट फेलियर हो गया, उनका जो एओर्टा होता है ना, महाधमनी जो होती है वो फट गई है। एक्चुअल में क्या हुआ है, बहुत सारे जो वहाँ पे जो पत्रकार वगैरह है, पॉडकास्टर है, वो इसके ऊपर है वो सवाल उठा रहे हैं। तो रूस है, रूस के ऊपर है वो दिमा जहर लगाने का वो आरोप लगा रहे हैं। तो ये आफ्टर लिंडसे ग्राहम डेथ मेगा फ्लोट्स रशियन ईरान एसिनेशन थ्रेट्स। मेगा वहां का एक संगठन है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके जो फॉलोअर्स है ना, वो सब ये मतलब इसको एक कंस्पिरेसी थ्योरी मान रहे हैं कि इनको एक वो दिमाग जहर दिया गया है, इसकी वजह से इनकी है वो डेथ हो गई है। ये तो ट्रम्प के बहुत ही खास मित्र हैं, और ये देखो ट्रम्प के साथ पोलो भी खेलते थे ये। तो इतने करीबी, मतलब इनके किचन कैबिनेट में शामिल थे। किचन कैबिनेट आप सभी जानते होंगे, ठीक है। जैसे कोई टॉप लेवल के जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो उनके कुछ दोस्त होते हैं जो जिनके साथ मिलकर वो डिसीजन करते हैं, उनको कहते हैं किचन कैबिनेट। तो ये ट्रम्प की किचन कैबिनेट में शामिल थे, और ट्रम्प के हर निर्णय के पीछे है वो लगभग इनका हाथ था। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो उनके डिसीजन होते थे, जैसे चाहे पुतिन के ऊपर एक्शन लेना है, या फिर मतलब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना है, यूक्रेन को है वो पैसों की सप्लाई करनी है, हथियार की सप्लाई करनी है, ईरान के ऊपर हमला करना है, इजराइल को सपोर्ट करना है, इंडिया के ऊपर भी इन्होंने वो सवाल उठाए हैं। ये लगातार है वो भारत विरोधी रहे हैं। भारत के ऊपर 500% टैक्स लगाने का है वो लगातार ट्रम्प के ऊपर दबाव है वो बनाते रहे हैं, क्योंकि भारत है वो रशिया से ऑयल खरीदता था। तो ये कुछ समस्याएं है वो रही है, तो इसकी वजह से ये भारत के ऊपर लगातार हावी रहे हैं। अब व्हाइट हाउस ने इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। व्हाइट हाउस का ये स्टेटमेंट आया है 13 जुलाई को, ठीक है। तो ये ट्रम्प के साइन है यहाँ पे, ये व्हाइट हाउस का लोगो है, ठीक है। डेथ ऑफ द सीनेटर लिंडसे ग्राहम। तो फिर देखो ईरान के अंदर है वो काफी खुशी मनाई जा रही है इस बात की। ईरान के अंदर जब खामेनेई का जो वो अंतिम संस्कार का प्रोग्राम चल रहा था, तभी वो लिंडसे के खिलाफ भी है वो वहां पे नारे लग रहे थे। ट्रम्प के खिलाफ नारे लग रहे थे, लिंडसे के खिलाफ लग रहे थे, और अमेरिका का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इजराइल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब के खिलाफ है वो नारे वहां पे लगाए जा रहे थे। तो मतलब ईरान काफी खुश है, रसिया भी काफी खुश है कि भाई उनके एक बड़ा दुश्मन है उसकी मौत हो गई। भारत वाले भी खुश है, क्योंकि भारत के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, बार बार ट्रम्प को उकसाते थे हर बात पे कि इसके ऊपर टैरिफ लगा दो, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दो, ये कर दो, ठीक है। और जो भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, गुट निरपेक्षता की नीति है, उसका वो विरोध करते थे, और बार बार ये दबाव बनाते थे कि भारत को रशिया और अमेरिका में से किसी को चुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के दबाव, मतलब एक बहुत ही इंपल्सिव टाइप के जो थ्योरी के ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब इनका अपन देखते हैं कि भाई इनकी मौत है वो कैसे हुई है। इन्होंने देखो 10-11 जुलाई है उसको कीव जो यूक्रेन की राजधानी है उसकी इन्होंने यात्रा की थी। वहां पे ये जेलेंस्की से मिले थे, और वहां पे जो ड्रोन का कारखाना है, ठीक है, जिसको बाद में रशिया ने उड़ा दिया, ठीक है, तो वहां उनका विजिट है वो इन्होंने किया था, और वहां पे उन्होंने भाषण दिया है कि मैंने ट्रम्प को मना लिया है कि रशिया के ऊपर कड़े से कड़े सैंक्शंस है वो लगाए जाएंगे, ठीक है। तो कड़े प्रतिबंध लगाने की है वो इन्होंने मांग की है। फिर 12 जुलाई को ये शाम को ये वॉशिंगटन आ गए थे। वहां मतलब जैसे कीव कैसे गए, ये पोलैंड तक तो ये फ्लाइट से गए, उसके बाद वो ट्रेन से इन्होंने 8-10 घंटे का सफर करके ये कीव पहुंचे। तो वहां पे एक लंबा सफर ट्रेन से भी इन्होंने किया है, ठीक है। वापस आते टाइम वो वापस पोलैंड आए, और उस टाइम कई लोग ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहे हैं कि इसके बीच में है वो किसी रशियन जो सीक्रेट एजेंट है, उन्होंने एक दिमाग जहर है वो जो स्लो पॉइजन उनको दे दिया, और इसकी वजह से उनको हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मतलब इस तरह की थ्योरी है वो चल रही है। फिर 12 जुलाई को रात को ये यहाँ पे वॉशिंगटन आ गए थे, और इनकी वो
कार्डिक अरेस्ट से है वो अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। और ट्रंप ने भी इस बात की पुष्टि की। ट्रंप ने, उन्होंने फोन पे बात की थी, तो ट्रंप ने कहा था कि भाई उनको तो लग रहा था कि काफी है वो, आवाज तो ठीक थी पर वो थोड़े थके हुए लग रहे थे। भाई जो हार्ट अटैक से पहले की जो स्थिति होती है कि थोड़ा थकान वगैरह महसूस होती है, तो उनको लगा शायद ट्रेवल की वजह से हुआ होगा, पर है वो आखिर में ये घटना हो गई और कार्डिक अरेस्ट है उनको आ गया। फिर अब वो मौत के जो कारण अपन देखते हैं, तो ये मेगा जो थ्योरी चल रही है वो तो अपन ने देखा। मेगा क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ये थ्योरी चला रहे हैं। उनमें से देखो लॉरा लूमर है जो दक्षिणपंथी पत्रकार है, क्लिंट रसेल है, फिर काइली जेन क्रेमर है, ये लोग है वो अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लॉरा लूमर है इनका दावा है कि रूस ने है वो जहर दिया है। ठीक है, फिर है रूसी विचारक अलेक्जेंडर डुगिन की धमकियां हैं, उन्होंने पहले कोई धमकियां दी थी, उसका हवाला इन्होंने दिया है कि भाई इस तरीके से रूस है वो कह रहा था कि हम इनको है वो इनकी हत्या कर देंगे, इनको मार देंगे। ठीक है, फिर क्लिंट रसेल जो पॉडकास्टर है वो क्या कह रहे हैं कि जो यूक्रेन की जो ड्रोन फैक्ट्री है उसको उड़ा दिया रूस ने। ठीक है, फिर अचानक बीमारी का जो है जो दिखा रहे हैं ये एक कवर अप करने का प्रोग्राम है, एक्चुअल में इनकी हत्या है वो साजिश के तहत हुई है। ये कौन कह रहा है? क्लिंट रसेल एक पॉडकास्टर है। और ये काइली जेन क्रेमर है जो ईरान की आईआरजीसी के ऊपर है वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि 5 दिन पहले जब खामेनेई का जो अंतिम संस्कार का जो प्रोग्राम चल रहा था तो वहां पे इनके खिलाफ नारे लगे थे और इनको मारने का है वो वहां पे मतलब नारेबाजी हुई थी कि इनकी हत्या है वो की जानी चाहिए। ठीक है, फिर वहां पे देखो सरकारी रूप से वहां पे क्या जो मेडिकल तथ्य पेश किए गए हैं कि ये महाधमनी विच्छेदन जो एर्टिक डिसेक्शन जो कहते हैं, आप महाधमनी जानते होंगे, जो एओर्टा कहते हैं, जो पूरे हार्ट से पूरे शरीर को है वो ब्लड सप्लाई करती है, जो प्योर ब्लड है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, तो वो फट गई, उसकी फटने की वजह से मौत हुई है। तो रक्त ले जाने वाली मुख्य धमनी है वो फट गई है। फिर उनकी एक ऐसा फैमिली हिस्ट्री भी रही है, इनके पिता है उनके भी कार्डिक अरेस्ट से मौत हुई थी, वो 69 वर्ष की आयु में इनकी मौत हुई थी। अब वर्तमान स्थिति क्या है कि मौत की प्राकृतिक माना गया है, हालांकि जो टॉक्सिकोलॉजी की जो रिपोर्ट है वो अभी आनी है, वो आएगी तो उसके बाद ही इनका है वो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जब तक है वो जहर वाली जो रिपोर्ट नहीं आती है, उसकी जांच चल रही है, उसके बाद है वो डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा। भाई कॉन्स्पिरेसी के एंगल से भी जांच है वो चल रही है। वैसे सरकार नहीं मान रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, क्योंकि अमेरिका स्वीकार कर भी नहीं सकता कि भाई अमेरिका के किसी व्यक्ति को है वो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू है वो मार दिया गया, जो ट्रम्प का एक बहुत ही किचन कैबिनेट का पार्टनर था, बहुत करीबी दोस्त था। ठीक है, हर निर्णय के अंदर उनकी भागीदारी होती थी, वो हर बहुत सारा जो एक अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप था वो ट्रम्प के लिए। अब है वो रशिया क्यों क्यों प्रॉब्लम थी इनसे? क्योंकि इन्होंने है वो रशिया पुतिन को मारने की है वो सिफारिश की थी अमेरिका से। ठीक है, तो एक लंबा इतिहास है वो रहा है रूस से दुश्मनी का। पुतिन की हत्या की वकालत इन्होंने 2022 में की थी। इन्होंने लाइव टीवी पर आके ये कहा था कि वो यूक्रेन का युद्ध यदि आप रोकना चाहते हो तो इसके लिए पुतिन की है वो हत्या किसी तरीके से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर पुतिन तो नाराज हो गई, रूस नाराज हो गया और रूस ने इनको है वो वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया 2023 के अंदर। ठीक है, और इनके खिलाफ है वो अरेस्ट वारंट निकाल दिया। और इन्होंने ये कहा कि भाई जो यूक्रेन को जो पैसा अमेरिका दे रहा है, हथियार दे रहा है, वो सबसे सही मतलब सही जगह पैसा है वो जा रहा है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जो रूसी लोगों की हत्याएं हो रही है ये वो उसको जस्टिफाई उन्होंने किया कि रूसी लोग मर रहे हैं, ये हमारे द्वारा सबसे सही जगह खर्च किया गया पैसा है। इन्होंने कब कहा? 2023 ने कहा था। फिर 2026 के अंदर इन्होंने कीव के अंदर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब अभी गए थे 10-11 जुलाई को। ठीक है, तब इन्होंने कहा था कि हम जो अब रूस के ऊपर कड़े से कड़े प्रतिबंध है वो लगाने वाले हैं, इसके लिए मैंने ट्रम्प को है वो राजी कर लिया है। तो हो सकता है कि भाई जो है रशिया इससे नाराज हो गया हो, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इनको जहर देके मार दिया हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर ईरान है वो काफी जश्न मना रहा है। ईरान खुश है काफी ज्यादा, क्योंकि ये ईरान का एक जो ट्रम्प के बाद जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो यही था। और ईरान के ऊपर है वो सीधा हमला करने का है वो जो बार बार ट्रम्प को उकसावा दे रहा था वो यही व्यक्ति था। ठीक है, तो आईआरजीसी ने भी धमकियां दी। तो अयतुल्ला खामेनेई के जो अंतिम संस्कार में उन्होंने धमकी भरे पोस्टर ले रहे थे, उसके बाद वहां का जो पत्रकार है, नहीं सॉरी, जो सरकारी मीडिया है मेहर न्यूज, ठीक है, तो इन्होंने भी कहा था कि जो है जो लिंडसे ग्राहम है उसकी हत्या है वो की जानी चाहिए। ठीक है, और जो एक वहाँ की जो एक टीवी है उसमें दुश्मन के जहन्नुम जानने की बधाई दी है, मतलब लिंडसे ग्राहम की मौत है उसकी बधाई है वो ईरान के लोगों को इन्होंने दी है। फिर है वो अखबारों के अंदर काफी सुर्खियां रही है, इन्होंने ये तस्वीरें छापी और अचानक जो है मौत है उसकी। ट्रम्प और नेतन्याहू को भी इन्होंने चेतावनी दी है कि भाई जिस तरीके से लिंडसे ग्राहम को मारा है हम तुम्हें भी मार देंगे। तो ऐसी धमकियां है वो लगातार ईरान की तरफ से मिल रही है। फिर देखो ये थोड़ा सा इनके ईरान से इनकी दुश्मनी क्या है,
ये 2015 के अंदर एक म्यूनिक के अंदर ओलंपिक हुआ था, वहां पे इन्होंने ईरान का पुराना झंडा लहराया था। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं अगली स्लाइड में। देखो ये ईरान का पुराना झंडा है। जब 1979 के अंदर इस्लामिक क्रांति हुई थी, उससे पहले जो वहां पे पहलवी जो शासन था उसका ये झंडा है, जो अमेरिकी प्रो अमेरिकी शासन था। तो ये चाहते थे कि ईरान के अंदर वापस है वो इस्लामिक शासन खत्म हो और जो पहले वाली सरकार है वो स्थापित हो। ठीक है, इसलिए ये सरकार के खिलाफ है, वो इनका मतलब रुख है वो लगातार ईरान के खिलाफ है रहा है। ठीक है, तो ये घटना कब की है? म्यूनिक ओलंपिक 2015 की है। फिर देखो ये कुछ लोगों की इन्होंने हिट लिस्ट बना रखी है ईरान वालों ने। उनमें से देखो ये लिंडसे ग्राम है, इनके ऊपर इन्होंने क्रॉस लगा दिया है। तो ईरान वाले लोग चाहते हैं कि इन सब लोगों की है वो हत्याएं की जाए, क्योंकि ये ईरान के दुश्मन है। ये वहां पे लगातार है वो नारे लगते रहते हैं ईरान के अंदर, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रम्प, डेथ टू इजराइल, डेथ टू नेतन्याहू। ठीक है, तो ये उनके लिए मतलब उनके लिए सेंटिमेंटल मुद्दा है। ठीक है, वो इन सबको है वो दुश्मन मानते हैं। एक हिट लिस्ट बनाई हुई नेतन्याहू है यहाँ पे, फिर मोहम्मद जायद अल सलमान वगैरह ये जो सारे लोग हैं। ठीक है, जेडी वेंस है, मार्को रूबियो है, पीटर हेगेथ है, तो वहाँ के मतलब अमेरिका का जो पूरा प्रशासन है। ठीक है, तो उनको वो मारने की साजिश भी कर सकता है ईरान, और लगातार है वो अपनी तरफ से है वो प्रयास कर रहा है। फिर अपन देखो लिंडसे ग्राम की जो विदेश नीति देखते हैं तो वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रही है। वैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को। ठीक है, तो मॉस्को है, मॉस्को को क्या प्रॉब्लम थी? ये पुतिन को हटाना चाहते थे वहां पे। यूक्रेन को अंधाधुंध जो है मतलब फाइनेंशियल एड देने के समर्थक थे, उनको हथियार देने के समर्थक थे। ठीक है, फिर जो रूस के ऊपर है वो लगातार कड़े प्रतिबंध लगाने की सिफारिश ये करते रहते थे। तो इससे रूस को प्रॉब्लम थी, इन्होंने रूस को एक दुश्मन देश बताया, रूस ने भी इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, इनके खिलाफ है वो अरेस्ट वारंट भी जारी किया। फिर तेहरान से सीधा टक्कर ये इन्होंने लिया था। ठीक है, फिर है हॉर्मुज, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसके ऊपर अमेरिकी कंट्रोल है, उसकी ये सिफारिश लगातार करते थे कि जो अमेरिका का कंट्रोल है वो हॉर्मुज पे पूरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 20% ऑयल है वो गुजरता है वर्ल्ड का। ये और बहुत सारे देश है, ये मतलब रास्ता ब्लॉकेज होने की वजह से बहुत सारे देशों का है वो जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, फिर नई दिल्ली और बीजिंग के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी ये धमकियां देते थे कि ये रूस का जो तेल खरीद रहे हैं अपन, भारत खरीदता है, ब्राजील खरीदता था, चाइना खरीदता था, तो इनके ऊपर है वो 500% है वो टैरिफ लगाने की धमकी ये लगातार दे रहे थे। गुट निरपेक्ष नीति भारतीय है उसका विरोध करते थे, भारत के खिलाफ है वो टैरिफ जो वॉर है उसकी ये सिफारिश ट्रम्प से करते थे। ठीक है, तो अमेरिकी शर्तों पर व्यापार करने का ये दबाव लगातार बनाते रहते थे कि भाई जो भी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये मानते ही थे। फिर साथ में ये भी मानते थे कि जो सारी शर्तें होगी वो अमेरिका की होगी। अब अमेरिका किसी के साथ है वो सहूलियत नहीं पेश करेगा, अमेरिका को बेनिफिट होगा तो ही वो काम होगा। अमेरिका को यदि नुकसान हो रहा है तो वो उसको काम को बंद कर दिया जाएगा, वहां पे टैरिफ है वो लगा दिया जाएगा। और ये दुनिया की पुलिसिंग के ऊपर विश्वास करते थे कि अमेरिका वैसे पूरा देखो पूरे डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की। ये तो उसको क्या कहते हैं अपन, अमेरिका फर्स्ट, और जो अमेरिका का जो है हेजेमनी है पूरे वर्ल्ड में, तो उस हेजेमनी को स्थापित करने के लिए एक अमेरिका को वर्ल्ड की पुलिस के रूप में पेश करना ये चाहते थे। ठीक है, और इनकी ये पॉलिसी थी कि दूसरे देशों को किस तरीके से प्रताड़ित करना है, उनको सैन्य डर दिखा के, उनको आर्थिक मतलब डर जो टैरिफ वगैरह है उसको दिखा के दूसरे देशों के ऊपर है वो कंट्रोल स्थापित करना चाहिए। मतलब एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप के व्यक्ति थे। तो ये इनकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो रही है। ठीक है, फिर भारत से इनको क्या प्रॉब्लम थी? भारत से इनको लगातार है वो भारत की नीतियों का ये विरोध करते रहते थे। उनको लगता था कि भारत है वो एक तरफा फायदा उठाता है। फिर उन्होंने 2009 के अंदर भारत के ऊपर है वो कार्बन टैक्स लगाने की मांग की कि भारत और चीन है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं और ये जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो इनके ऊपर है वो टैक्स लगाया जाना चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर कौन सा एक बॉर्डर नाम का टैक्स है, बॉर्डर टैक्स लगाने की जो इन्होंने सिफारिश की ताकि अमेरिकी व्यापारियों को फायदा हो सके। उसके बाद है वो 2019 के अंदर जब वो 370 हटाया था कश्मीर से, अनुच्छेद 370 हटाया था, तब इन्होंने ट्रम्प से की मांग की थी कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर इंटरवेंशन किया जाए, उनके ऊपर है वो आंतरिक मामले में दखल करने की है वो सिफारिश इन्होंने की थी, मांग की थी। ठीक है, फिर द्विपक्षीय तनाव, ये हमेशा अमेरिका के चश्मे से है वो भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस है उसको देखते थे कि भाई अमेरिका को फायदा होना चाहिए, और भारत की गुट निरपेक्ष नीति थी उसका ये लगातार विरोध करते थे। फिर ये भी कहते थे कि लगातार कि भारत को रूस और अमेरिका में से एक को चुनना पड़ेगा, आप नहीं चुनोगे तो मतलब अमेरिका को ही चुनो, रूस को तो चुनो ही मत। तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो ये अमेरिका फर्स्ट के दौर में दुनिया की पुलिसिंग करने में विश्वास रखते थे। इनकी नीति कूटनीति से ज्यादा आर्थिक और सैन्य ताकत पर निर्भर थी, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, फिर और ये क्या क्या धमकियां देते थे, वे भारत है वो रशियन ऑयल खरीद रहा था,
चीन भी खरीद रहा था, ब्राजील भी खरीद रहा था, इन तीनों को इन्होंने धमकी दी कि भाई हमें वो 500% टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि आप जो रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हो उसी पैसों से रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर वॉर लड़ रहा है, उनके ऊपर हमले कर रहा है। तो इसको, इस पैसों को क्या कहा उन्होंने, ब्लड मनी का। कब? जुलाई 2026 के अंदर, अभी जब जाके आए वहां पे भाषण देके आए, तो इन्होंने इन पैसों जो ऑयल का जो पेमेंट था उसको ब्लड मनी इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने ये धमकी भी दी कि चीन, भारत, ब्राजील से कहूंगा कि यदि आपने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा तो हम आपको तबाह कर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे, आप जो कर रहे हैं वो खून का पैसा है। ठीक है, तो इन देशों को ये कुचलने जा रहे थे, खुद ही चले गए, क्या कर सकते हैं। तो ये 500% टैरिफ। फिर प्रस्तावित कानून, फिर ये अमेरिका की सीनेट के अंदर एक ऐसा कानून प्रस्तावित कर रहे थे कि जो भी रशिया से ऑयल वगैरह खरीदेगा उनके ऊपर है वो सैंक्शंस लगाए जाएंगे। मतलब रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगाना ही है, जो भी उसे ट्रेड कर रहा है उनके ऊपर भी कड़े है वो सैंक्शंस लगाए जाए, और उनके ऊपर 500% है वो टैरिफ लगाया जाए। तो इस तरह के मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक एग्रेसिव माइंडसेट के आदमी थे। फिर भारत को है वो इन्होंने सीधी चुनौती दी, वो अपन बात कर चुके हैं कि भाई अमेरिका और रशिया में से कोई एक को चुनना पड़ेगा, जिससे क्या है कि पुतिन के ऊपर दबाव बनेगा और वो रशिया मतलब यूक्रेन के ऊपर जो वॉर है उसको बंद कर देंगे। तो वो मतलब दबाव की राजनीति करते थे, मतलब हर उनको लगता था कि हर चीज है वो प्रेशर से होती है, डंडे से सब काम होते हैं। तो ये डंडे वाले राजनीति के थे। फिर है वो ये लगातार है वो ट्रम्प को है वो डंडे करते रहते थे। ठीक है, तो ट्रम्प को ये परेशान करते थे, उकसाते थे, तो ट्रम्प है वो आगे फिर एग्रेसिव एक्शंस लेते थे। तो इन्होंने जो 50% या फिर 25% जो पेनल्टी लगाई थी भारत के जो रशियन ऑयल खरीदने की वजह से, ठीक है, तो ये भी इनके कहने से ही लगाई थी। ठीक है, ये लगातार है वो ट्रम्प को परेशान है वो करते थे। फिर 50% बोर्ड हो गया था भारत के ऊपर, पहले 25% तो ट्रम्प ने वैसे भी लगा दी थे रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर 25% और लगा दी थे, टोटल 50% हो गया था। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो पैदा हो गई थी। फिर इन्होंने अगस्त 2025 के अंदर दावा किया है कि ग्राम सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उनके द्वारा बनाए गए इस भारी दबाव के कारण ही भारत ने रूस से तेल की खरीद है वो कटौती की है। मतलब इन्होंने पर्सनली ये दावा किया व्यक्तिगत रूप से कि भाई उनके दबाव से ही वो है वो भारत ने वो रशियन ऑयल खरीदना बंद किया है, नहीं तो ये भारत है वो रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं करता। ठीक है, तो उनका जाना भारत के लिए एक बड़ी व्यापारिक अड़चन के समाप्त होने जैसा है। तो भारत के लोग खुश हो सकते हैं इस बात से कि अब है वो ट्रम्प को उकसाने वाला व्यक्ति नहीं रहा इस दुनिया में। अब है वो ट्रम्प हो सकता है कि भाई पर्सनली सोच के है वो काम करे। ठीक है, हो सकता है ट्रम्प पर्सनली इतने एग्रेसिव नहीं हो और वो लिंडसे की वजह से है वो लगातार जो है इस तरह के एग्रेसिव कदम है वो उठा रहे हो। अब जो ट्रम्प से उनका रिश्ता है वो बहुत अच्छा रहा है, वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो शुरुआत में 2016 के अंदर ट्रम्प को इन्होंने विनाशकारी बताया था। शुरुआत में ये ट्रम्प के आलोचक थे, और उसके बाद है वो उनके एक करीबी रणनीतिकार बन गए। 2021 में जब महाभियोग चला था ट्रम्प के ऊपर, तब इन्होंने ट्रम्प का समर्थन किया था। उसके बाद है वो सीनेट के अंदर ये बहुत मतलब अपनी एक बड़ी भूमिका निभाते थे। जब ट्रम्प को कोई भी बिल पास करवाना होता था, और जो ट्रम्प के देखो वहां पे अमेरिका के अंदर दो पार्टियां हैं, एक तो रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट है। ठीक है, जब अब बिल पास करवाना होता तो डेमोक्रेट का भी समर्थन है वो लेना होगा। तब ये जो लिंडसे ग्राम है ये डेमोक्रेट लोगों से बात करते थे और उनका समर्थन है वो हासिल कर लेते थे। तो वो किसी भी एजेंडे को पास करवा सकते थे ट्रम्प के हिसाब से। ठीक है, फिर है मेगा से टकराव, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। उनके जो अलगाववादी थे लोरा लूमर है, उनके बीच में अलोकप्रिय तो थे, पर ट्रम्प हमें उनका हमेशा वो समर्थन करते थे। मतलब ट्रम्प पर्सनली उनको पसंद करते थे, बाकी लोग जो MAGA वाले जो लोग थे ना वो इनको पसंद है वो नहीं करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा खूंखार एग्रेसिव आदमी थे। सब डिप्लोमेसी कुछ नहीं मानते थे कि डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो भी काम होता है सारा डंडे से होता है। या तो आप है वो टैरिफ लगाओ या ऊपर मिलिट्री एक्शन लो, ये दो ही रणनीति उनके पास थी। फिर बड़ा नुकसान ट्रम्प को हो गया है, तो विदेशी मामलों में सुलझाने और उनको सलाह देने वाला चला गया। ठीक है, फिर उनके लिए जो सीनेट के अंदर जो ये डेमोक्रेट लोगों को राजी करते थे वो भी कौन करेगा। तो ये ट्रम्प के लिए बड़ी समस्या हो गई। उनके एक चतुर वार्ताकार, जो जैसे अकबर का बीरबल था वैसे बीरबल उन्होंने खो दिया है। ठीक है, तो ट्रम्प तो बहुत ही दुखी है बेचारे, क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा दोस्त है वो चला गया। अब देखो सीनेट के अंदर क्या स्थिति है अमेरिका के। सीनेट मतलब वहां का उच्च सदन, जैसे भारत के अंदर राज्यसभा होता है वैसे अमेरिका के अंदर क्या होता है, सीनेट होता है। तो वहां पे 100 जो है सीनेटर होते हैं, तो हर स्टेट से वहां पे 2-2 सीनेटर है वो आते हैं। तो अब उनके लिए है, अब वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति ये है कि 53 जो सीनेटर है वो तो रिपब्लिकन के हैं और 47 है वो जो डेमोक्रेट के हैं।
अब कोई भी बिल पास करवाना होता है तो 51 उसके लिए चाहिए होता है। अब इनमें से एक सीनेटर ये चले गए, लिंडसे ग्राहम चले गए, एक और सीनेटर है तो 84 ईयर के हैं और वो बीमार है गंभीर रूप से, वो छुट्टी ले रखे, तो वो वहां पे वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो अब है वो इफेक्टिव वोट रिपब्लिकन के कितने रहे, 51 रहे। तो अब हो सकता है कि कई बार मान लो एक आध कोई एब्सेंट रह गया तो वो बिल पास करवाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये समस्या हो गई है, ठीक है। तो ये अब प्रभावी रिपब्लिकन सीटें कितनी है, 51। तो इसके लिए बहुत सारे है वो ट्रम्प को और भी बहुत सारे लॉस होंगे, बहुत सारे बिल है वो अटके हुए हैं, बहुत सारे फैसले अटके हुए हैं। एक तो है वो विनियोग समिति है, तो वहां पे जो कानून पास करवाना है, एक तो रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का, तो वो कानून है वो पास हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये एक समस्या है। फिर दूसरा है कि विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम है, FISA है, वो ट्रम्प पास करवाना चाहते हैं। तो अब है वो सीनेटर वहां पे कम पड़ रहे हैं उनके, तो उनको भी पास करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और जो खुफिया नियुक्तियां हैं उनको मतलब पास करवाना मुश्किल हो रहा है। जो बिल पुल्टे और जे क्लेटन है, इनकी नियुक्तियां करवाना चाह रहे हैं ट्रम्प, ये तो सीनेट की परमिशन चाहिए इसके लिए। फिर न्यायपालिका समिति के अंदर है वो टॉड ब्लेंच को ये वहां पे सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसकी पुष्टि भी सीनेट से होनी है, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो ट्रम्प को बहुत बड़ा पर्सनली लॉस हुआ है। हो सकता है भारत को, रूस को, ईरान को कुछ फायदा हुआ हो, पर ट्रम्प को नुकसान हुआ है, यूक्रेन को नुकसान हुआ है, और इजराइल को है वो पर्सनली इसमें नुकसान हो गया है। अब उत्तराधिकार की भी समस्या है। अब वहां पे देखो नॉर्मली क्या होता है कि जिस स्टेट से कोई भी सांसद आता है ना, सीनेटर आता है, तो अब वहां पे मान लो कोई सीट खाली हो गई या फिर कोई डेथ वगैरह हो गई, तो वहां पे टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होती है, तो वो वहां का जो गवर्नर होता है उस स्टेट का, वो अपनी तरफ से कर सकता है। तो ये जो कहाँ के सांसद थे, ये साउथ कैरोलिना नाम का स्टेट है, वहां के सांसद थे, ठीक है। तो अब वो है, उनके पास ये पूरी पावर है कि वो उस खाली सीट के ऊपर है वो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट करे, ठीक है। तो इंटरिम सीनेटर की नियुक्ति है वो अपनी तरफ से करेंगे। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि जो इनकी बहन थी, किसकी, जो लिंडसे ग्राहम की बहन थी डार्लिन नार्डिन, ठीक है, तो दत्तक बहन है इनकी, इनको ये अपॉइंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से कहना है कि भाई जो लिंडसे ग्राहम को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है कि उनकी बहन को उनकी जगह टेम्परेरी रूप से सीनेटर बनाया जाए, ठीक है। और अब देखो अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, जैसे राज्यसभा के इलेक्शन भारत में होते हैं ना, वैसे वहां पे इलेक्शन है वो होने वाले हैं। तो अब वहां पे फिर उनको एक स्थायी दावेदार भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो भी अब ढूंढना पड़ेगा कौन होगा। एक बड़ी मतलब बड़ी समस्या तो नहीं है, छोटी मोटी समस्या ही है, पर एक चुनौती तो है ही है ट्रम्प के सामने। फिर वैश्विक प्रभाव क्या हो रहे हैं वो अपन देख चुके हैं, वैसे वापस देख लेते हैं। यूक्रेन को नुकसान होगा, ठीक है। तो एक यूक्रेन का थिंक टैंक है यूक्रेनी प्रिज्म, उसके हिसाब से भाई कीव के वाशिंगटन में अपना सबसे शक्तिशाली हथियार है और ट्रम्प तक सीधी पहुंच रखने वाला जरूरी समर्थक है वो खो दिया है। मतलब वो एकमात्र व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि जो यूक्रेन के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है और रूस के खिलाफ जो पैसा खर्च हो रहा है, रूसी लोगों को जो मारा जा रहा है, ठीक है, तो वो पैसा एकदम सही जगह खर्च हो रहा है, उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ग्राम की स्वतंत्रता का सच्चा रक्षक बताया, मतलब ग्राम को बताया कि ये स्वतंत्रता के सच्चे रक्षक है। फिर इसराइल को भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, भाई इसराइल के पैरोकारी ये करते थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने अपना एक महान मित्र है वो खो दिया है। तो मतलब वो जो भी अमेरिका के जो समर्थक देश है, ठीक है, इसराइल है, यूक्रेन है, इन सब के लिए बहुत ही प्रो एक्टिव होके ये काम करते थे, ठीक है। फिर ये अब इसराइल और जो खाड़ी देश है उनके बीच में ये मध्यस्थता भी करवा रहे थे कि भाई इनके बीच में नॉर्मलाइजेशन हो जाए। जो अब्राहम का एकॉर्ड हुआ था उसको ये बढ़ावा देने के समर्थक थे और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट है वो कर रहे थे। ये ईरान के अलावा बाकी जो खाड़ी देश है उन सबसे ईरान इसराइल की है वो दोस्ती करवा रहे थे, तो उनको भी है वो झटका पहुंच गया है। अब ये दो पिलर है वो टूट गए हैं, समस्या हो गई है बड़ी, पर ये एक युग का अंत हो गया है। अब इनसे देखो क्या क्या नुकसान हो गया है अमेरिका को। भाई अमेरिका को नुकसान हुआ, भारत को फायदा हुआ, ये तो हद से बात का अंत हो गया है। तो ग्राम हो जो है वो ट्रम्प के जो नीतियां हैं उनके ऊपर हस्तक्षेप करते थे, भारत के खिलाफ है वो ट्रम्प को भड़काते थे, रूस के खिलाफ भड़काते थे, ईरान के खिलाफ भड़काते थे, तो वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब हो सकता है कि दुनिया का पुलिस वाला बनने में जो ये विश्वास रखते थे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा है वो मतलब गिरावट आ सकती है, ठीक है। हो सकता है भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई एक आदमी के कहने से ट्रम्प सारे डिसीजन कर रहे हैं, हो सकता है ट्रम्प को भी तो ऐसे शूट कर रही है चीजें, और भी व्यक्ति हो सकते हैं जो उनको ऐसी सलाह दे रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रभाव है वो इस पे पड़ने वाला है, पर फिर भी ट्रम्प को पर्सनली तो है वो प्रभाव पड़ेगा ही। उनके बहुत खास मित्र थे, उनके विचार उनके मेल करते थे, रेजोनेंस होता था जो विचारों की फ्रिक्वेंसी में। तो भारत के लिए रणनीतिक राहत है, भारत के लिए 500% टैरिफ जैसी धमकियां देने वाला है वो व्यक्ति चला गया है, तो
तो अब है वो ट्रम्प हो सकता है कि थोड़ा सा सुकून से आराम से भारत के साथ है वो डील करे और जो है नेगोशिएशन सही तरीके से चले। फिर भविष्य के ऊपर सवाल है, क्या ग्राहम की मौत के बाद ट्रम्प की विदेश नीति पूरी तरह से अलगाववादी हो जाएगी? दुनिया अब वॉशिंगटन में पैदा हुए इस भारी शून्यता को देख रही है। मतलब अपन ये सोच सकते हैं कि भाई क्या पता, हो सकता है ट्रम्प की नीतियों के ऊपर कुछ है वो प्रभाव पड़े, पड़ भी सकता है नहीं भी पड़े। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस नीतियों को प्रभावित है वो करते होंगे। भाई पूरी एक जो है, ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति के विचारों से सारा चलता है, एक पूरी की पूरी लॉबी होती है। डिसीजन मेकर सारे जो एक जैसे होते हैं ना, वो दक्षिणपंथी होते हैं तो वो दक्षिणपंथी सोच रखते हैं, लेफ्टिस्ट वाले अलग तरह की सोच रखते हैं। ठीक है, तो एक तरह के विचारों के लोग ही पहले से ही साथ में आए हुए हैं, तो डिसीजन है वो उसी तरह के होंगे। तो ट्रम्प के लिए समस्या है, ट्रम्प बेचारा देखो जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ ही ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो ट्रम्प की नीतियां हैं तो लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद उसमें कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट है वो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।